आज का टॉपिक है बेटा हमारा, ये विलियन में है और विलियन में हिमांक में अवनमन है। हिमांक में अवनमन वाला चैप्टर है। हिमांक में अवनमन क्या होता है, पहले हम जानकारी ले लेंगे कि हिमांक में अवनमन क्या है। पहले हम देखते हैं हिमांक किसे कहते हैं पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम हिमांक को देखेंगे और उसका अवनमन क्या होगा, तो पहले हम हिमांक देखते हैं। हिमांक क्या होता है, तो हिमांक होता है कि मान लीजिए हमारे पास दो पदार्थ होते हैं। एक पदार्थ है, द्रव है, ये यहाँ पर हमने क्या लिया, द्रव लिया। यहाँ द्रव, जो द्रव होगा, द्रव का जो वाष्प दाब होगा, मैंने बताया था ये वाष्प दाब होते हैं। प्रत्येक चीज का अपना एक वाष्प दाब होता है, ठीक है ना। यहाँ पर यदि हम देखेंगे एक द्रव है और इस द्रव का एक वाष्प दाब है, और ये वाष्प दाब क्या होगा, जब इस द्रव का वाष्प दाब जब वो ठोस अवस्था में आएगा, मान लीजिए इसको हमने क्या किया, ठोस अवस्था में लेके आया, तो जब उसका वो जो वाष्प दाब के बराबर होगा, मान लीजिए इस द्रव का जो वाष्प दाब है इस ठोस के द्रव के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, उसका हिमांक कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, उसका हिमांक कहलाएगा। मीन्स द्रव का वाष्प दाब जब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, तो उस दशा को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, उसको कहेंगे हिमांक। क्या कहा जाएगा उसको, द्रव का हिमांक। यानी कि वाष्प दाब द्रव का भी हो सकता है और ठोस का भी हो सकता है, तो दोनों पदार्थ हमारे पास है ना। यहाँ पर यदि हम देखेंगे, ये कह रहा है किसी द्रव का वह ताप जिस पर क्या होगा, ठोस और द्रव, ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब बराबर हो जाता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे एक द्रव अवस्था है उसकी, और दूसरा क्या है, ठोस अवस्था है। इन दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब जब बराबर हो जाएगा, यानी कि जो द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, तो कोई भी पदार्थ क्या हो जाएगा, हिमांक में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि वो क्या कहलाएगा, उसका हिमांक कहलाएगा। हिमांक का मतलब यहाँ पर है जमने से, ठीक है ना, फ्रीज होना, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। उस अवस्था में वो क्या होगा, जम जाएगा। मान लीजिए हमारे पास पानी है और पानी का जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाए, उसके ठोस यानी कि बर्फ के बराबर हो जाए, तो ऐसी जो दशा होगी वो कहलाएगी उसकी हिमांक। वो क्या कहलाएगा, उसका हिमांक कहलाएगा। अब इसमें अवनमन क्या है, हिमांक में अवनमन किसे कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए किस प्रकार से अवनमन हो सकता है, कि आज तक अभी तक जो हमने पढ़े कोलोगेटिव जो प्रॉपर्टीज पढ़ी, अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े, उन सब में क्या हो रहा था, हम किसी सॉल्यूट को मिला रहे थे। क्या मिला रहे थे, सॉल्यूट, जिसको हम कहते हैं विलेय। हम किसी क्या कर रहे थे, किसी भी विलेय को मिला रहे थे, और विलेय से क्या हो रहा था, क्वथनांक में उन्नयन हुआ, ठीक है ना। और यदि हम देखेंगे उसमें यदि माने हिमांक, हिमांक में भी क्या होगा, अवनमन होगा। हिमांक में क्या होगा, इसमें अवनमन होगा। वाष्प दाब में भी क्या हुआ था, अवनमन हुआ था, कमी हुई थी। वो किसके कारण हुआ था, विलेय के कारण। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए ये कहता है कि जब किसी अवाष्पशील व वैद्युत अनपघट्य पदार्थ को, दो चीजें हैं बेटा इसमें, है ना। एक तो कैसे है, वो अवाष्पशील है, दूसरा है वैद्युत अनपघट्य पदार्थ है, जो विद्युत के द्वारा अपघटित नहीं होता है, ठीक है ना। पदार्थ को किसी विलायक में घोलते हैं, जब हम इसको क्या करेंगे, किसी विलायक में घोलेंगे, तो विलायक में घोलने पर क्या होगा, क्या होगा, जो विलयन है, विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। जो यहाँ पर जो विलयन बनेगा उसका जो वाष्प दाब होगा, इसका जो वाष्प दाब होगा, ये विलयन है, ठीक है ना। इसका जो वाष्प दाब होगा किससे कम होगा, विलायक से कम होगा। विलायक माने जैसे हमने सिंपल पानी लिया, पानी का वाष्प दाब इससे कम होगा। यानी कि जो ये पानी था इसका वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। और ये विलयन है, विलयन में क्या होता है, विलयन की परिभाषा जानते होंगे आप लोग, विलयन किसे कहते हैं बेटा, कोई बता सकता है विलयन किसे कह सकते हैं, विलयन किसे कहा जाता होगा, कोई बताएगा। मेरी आवाज आ रही है आपको, यस सर। किसे कहेंगे विलयन,
दो या दो से अधिक पदार्थों का वह समान मिश्रण जिसके घटक पदार्थों की सापेक्ष मात्राएं एक सीमा में परिवर्तित की जा सके विलयन कहलाता है। हाँ, ये बहुत लंबी परिभाषा हो गई। यदि हम कहें विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, यदि हम दोनों दोनों को मिला दें, ठीक है ना, इन दोनों के जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। यहाँ पर क्या है, विलेय भी है और विलायक भी है। ये हाँ, ये इसमें क्या होंगे, दोनों होंगे। यानी कि यदि हम क्या करें, मान लीजिए नमक लिया हमने, नमक और पानी, तो तब ये क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। ये केवल पानी पानी है, ये विलायक है। ये क्या है, विलायक है। तो ये कहता है वाष्प दाब में अवनमन क्या था कि जो वाष्प दाब था, किसका, पानी का वाष्प दाब था, वो अधिक है। इसका वाष्प दाब क्या है, अधिक है। और जब हमने क्या मिलाया, उसमें नमक मिलाया, तो उससे क्या हो गया, वाष्प दाब में कमी आ गई। और इस वाष्प दाब में कमी को ही हम क्या कहते हैं, हिमांक में, सॉरी, हिमांक में अवनमन कहा जाता है। यानी कि देखो, विलयन का वाष्प दाब जो है विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, अतः क्या कह सकते हैं कि जो विलयन है, विलयन विलायक से कम ताप पर जमता है। यहां पर क्या हो जाएगा, जो विलायक होगा, इसमें क्या होगा कि जो विलयन है, जो विलायक से कम ताप पर क्या होगा, जमेगा। यानी कि जल्दी जमने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये पानी जो है देर में जमेगा, इसमें टाइम लगेगा, इसका फ्रीज देर में होगा। लेकिन नमक वाला पानी क्या होगा, जल्दी ही जम जाएगा। ठीक है ना। जो विलयन है विलायक से क्या होगा, कम ताप पर जमता है, यानी कि ये क्या होगा, जल्दी जमने लगेगा। यदि मान लीजिए हमने देखा ये 4 डिग्री सेल्सियस पे जमने लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना होगा, 5 डिग्री सेल्सियस पे ही जम जाएगा। यानी कि कम ताप पर ही जमने लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें ताप क्या होगा, कम होगा। इसके लिए, किसके लिए, विलयन के लिए। तो उसे कहा जाता है हिमांक में अवनमन। यानी कि जो हिमांक है, विलयन का हिमांक जो है, क्या होगा, विलायक से कम होता है, कम हो जाता है। और इसमें क्या होगा, इस हिमांक में क्या होगा बेटा, हिमांक में जो है कमी को हम क्या कहते हैं, हिमांक की का अवनमन कहा जाता है। यही होगा इसका, हिमांक में अवनमन, हिमांक में कमी। ये बात क्लियर हो गई कि हिमांक में कमी क्या होगी, किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिमांक में क्या कमी होगी, किस प्रकार से कमी होगी। यानी कि जैसे हम क्या करेंगे, किसी भी विलायक में कोई भी विलेय को डालते हैं, तो उसके हिमांक में क्या हो जाती, कमी आ जाती है। ये इसका मेन पॉइंट है कि हिमांक में अवनमन क्या हुआ। अब जो ये हिमांक में अवनमन है, ये कितनी मात्रा में होगा, किस हिसाब से होगा, इसका हिमांक में अवनमन क्या होगा, है ना। तो हिमांक में जो अवनमन है, उसकी मात्रा हमेशा किस पर निर्भर करेगी, विलेय के। क्योंकि जितने भी हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अभी तक, ये सारी की सारी अणुसंख्यक गुणधर्म है। सारे के सारे क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। अणुसंख्यक गुणधर्म में क्या होता है कि ये जब हम क्या करेंगे, विलेय के अणु डालेंगे, तो उससे प्रभावित होगा। जैसे क्वथनांक में उन्नयन हो रहा था, तो उसकी मोलैलिटी के कारण हो रहा था, जो विलेय के अणु हमने देखा था, विलेय के अणु, ठीक है ना, तो उसकी मोलैलिटी के कारण हो रहा था। यहाँ पर भी क्या होगा कि मान लीजिए हिमांक में अवनमन देखते हैं कि हिमांक में कमी क्या होगी। मान लीजिए हमारे पास हिमांक है, और हिमांक में जो कमी है या अवनमन है, किस प्रकार होगा, अवनमन, ठीक है ना। तो इस अवनमन में देखो, विलयन का, मान मान लीजिए, मान लेते हैं हम कि विलयन का जो हिमांक है वो टीएफ है। विलयन का कितना है, टीएफ है। और मैंने कहा था कि जो विलयन का टीएफ होगा वो किससे कम होगा, विलायक। और जो विलायक होगा, तो विलायक का जो यहाँ पर जो हिमांक होगा, वो होगा टीएफ नोट। नोट नोट शब्द जो हम लगाते हैं, यानी कि जो टीएफ लगाए बेटा इसमें, ये शुद्ध अवस्था के लिए लगाते हैं। तो पानी की जो शुद्ध अवस्था है, यानी कि इसका हिमांक क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, किसका, विलायक का। तो विलायक का हिमांक ज्यादा होगा, तो ज्यादा में से कम को तो घटाते हैं, टीएफ जो है, टीएफ नोट। और इसमें से क्या होगा, हम क्या करेंगे, विलयन का हिमांक घटा देंगे। तो तब हमारे पास पता लगेगा कि कितना अवनमन हुआ। मान लीजिए देखा हमने कि इसमें क्या हुआ, ये क्या हुआ, ज्यादा ताप पर क्या हो रहा था, माने इसके इसका जो हिमांक अवनमन था, ये कम ताप पर हो रहा था, ये ज्यादा ताप ले रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अवनमन होगा उसको हम दिखाएंगे डेल्टा टी एफ। उसको क्या दिखाएंगे, डेल्टा टी एफ। तो ये हो जाएगा हिमांक में अवनमन किस प्रकार से होगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू
TF नॉट इतना कमी हो जाएगी। जो विलायक होगा उसका अवनमन ज्यादा होगा, सॉरी इसका हिमांक ज्यादा होगा, इसका क्या होगा, विलयन का क्या होगा, कम होगा। तो ज्यादा में से हम क्या करेंगे, कम को घटा देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि डेल्टा TF कितना है, कितना अवनमन हुआ। एक तो मेथड ये है। दूसरा ये क्या कहता है, यहां पर कहता है कि जो हिमांक में अवनमन है, हिमांक में अवनमन, ये थोड़ा चेंज करना बेटा इसको, है ना, अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म है। कैसा है, अणुसंख्यक गुणधर्म है, ये अवनमन है बेटा यहाँ पे, है ना। हिमांक में जो अवनमन है वो क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म। और हिमांक में अवनमन क्या होगा, विलयन में उपस्थित विलेय के मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मोललता है उसके समानुपाती होता है, मोलल सांद्रता के समानुपाती। यानी कि जो डेल्टा TF जिसको हम दिखा रहे थे वो कितना होगा, कि जितनी मात्रा में हम क्या करेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, मोललता की, किसके, विलेय के मोललता की। जितनी मात्रा में हम क्या करेंगे, इस मोललता को बढ़ाएंगे, ठीक है ना, उतनी मात्रा में क्या होगा, यहाँ अवनमन हो जाएगा। सिंपल, ये किस पर निर्भर करता है, ये करता है विलेय की मोललता पर निर्भर। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, KF, ये मोलल अवनमन स्थिरांक है KF, और इंटू M, ये मोलल अवनमन स्थिरांक। जब हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक स्थिरांक लेते हैं, और उस यहाँ पर क्या होगा, जो KF होगा वो होगा मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है ना। और इसको हम क्या कह सकते हैं, हिमांक अवनमन स्थिरांक भी कहलाता है। जब क्या होगा बेटा, ये हमारे पास है मोललता, तो मोललता के बारे में फिर आप लोगों को पता है कि मोललता किसे कहते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। और मोललता के बराबर क्या होता है, कोई बता सकता है मोललता, मोललता किसे कहते हैं बेटा, ये मैं बार बार याद हो जाए आप लोगों को, बिल्कुल इसलिए मैं बार बार पूछता रहता हूँ, मोललता किसे कहेंगे, मोललता कोई नहीं बताना चाह रहा, मोललता किसे कहेंगे, किसी को मालूम है? हाँ, 1000 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। हाँ 1000 kg है बेटा, 1000 kg नहीं होगा, 1000 क्या होगा, ग्राम होगा। यानी कि सिंपल, हाँ ग्राम होगा बेटा, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या होगा, 1 kg, जो हमारे पास 1 kg क्या होगा, विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो 1 kg है, 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो यहाँ सिंपल परिभाषा भी ये है बेटा इसकी, कि जो हमारे पास 1 kg क्या होंगे, विलायक होंगे, और उसमें विलेय के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर हम इसको हम डेफिनेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या, क्या लिख सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, विलायक kg में, विलायक क्या हो जाएगा, kg में, यहाँ पर kg है ना, कि kg में हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यदि आप फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो लेकिन हम फॉर्मूले के रूप में यहाँ पर क्या होगा, KF में फॉर्मूले के रूप में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरी तरह याद रह जाए। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा, बटे में क्या आ जाएगा, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक है, ये आ जाएगा विलेय का अणुभार। और इस होल के बटे में क्या आ जाएगा, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। यदि आपने क्या किया, किसमें लिया, ग्राम में लिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राम में लिया तो तब 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा TF हो जाएगा, डेल्टा TF, तो ये वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी। तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, विलेय की मात्रा, चाहे आप लोग अब अलग अलग कंडीशंस में, मान लीजिए मैंने यहाँ पर देखो ये स्मॉल w लिया, कौन सा वाला, विलेय की ग्राम में मात्रा, अणुभार मैंने कैपिटल M लिया, है ना,
m लिया, और यहाँ पर विलायक का जो द्रव्यमान है, देखो इसको हमने क्या किया, कैपिटल W ले लिया थोड़ी देर के लिए, तो हमारे पास फॉर्मूला इस प्रकार से बना सकते हैं। देखो डेल्टा TF अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार से मिलेंगे आपको, KF, और यहाँ पर है स्मॉल w अपॉन m कैपिटल M अपॉन क्या हो जाएगा कैपिटल W अपॉन 1000। तब हमें ध्यान रखना पड़ेगा हमने क्या क्या चीजें मानी है। तो इसको फॉर्मूले को यदि हम लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, और इसमें होगा स्मॉल w अपॉन कैपिटल M इंटू 1000 ऊपर आ जाएगा और बटे में आ जाएगा स्मॉल कैपिटल W, सॉरी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा यदि आप फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें। अब यहाँ पर आप जो चाहो उसको मान सकते हैं अलग अलग फॉर्मूले के रूप में। तो पहले हमें बेसिक्स कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए क्या होगा, है ना। इससे हमें मोलों की संख्या पता लग जाएगा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार, और विलायक का द्रव्यमान क्या होगा, ग्राम में होगा बटे 1000। तो इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ पर क्या कहेंगे हम इसको, ये हो जाएगा हिमांक में अवनमन। हिमांक में किस प्रकार से अवनमन होता है।